नमस्ते साथियों, साहित्य सेतु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका साथी बालकिशन शर्मा एक बार फिर उपस्थित हूँ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इस बार हमने हिंदी साहित्य विषय को लेकर के एक नया वीडियो बनाया है। इन दिनों एक गजब सी ऊहापोह से आप लोग निकले हैं। मैं उन तमाम विद्यार्थियों को एक बार पूर्व में ही बधाई प्रेषित करना चाहूँगा इस YouTube चैनल के माध्यम से, जो 25 जून को हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र देने जा रहे हैं। कोरोना नामक वैश्विक महामारी के इस दौर से हम गुजरे हैं। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारी ऊहापोह आपके मन में रही, क्या पता प्रश्न पत्र होगा भी या नहीं होगा। कई बार ऐसी सूचनाएं हम लोगों को मिली कि हो सकता है हमारा इस बार जो हिंदी साहित्य का प्रश्न पत्र है वो होगा ही नहीं। जितने प्रश्न पत्र हो रखे हैं औसत अंकों के आधार पर आपका परिणाम निकाल दिया जाएगा। कई विद्यार्थी निरंतर अध्ययनरत थे, ये नहीं कह सकते कि सबने पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन मन की जो ऊहापोह होती है वो हमारे अध्ययन में कहीं ना कहीं बाधा जरूर बनती है। इसलिए अब सारी ऊहापोह मिट चुकी है। अब कहीं ना कहीं स्थिति एकदम साफ हो चुकी है। हमें प्रश्न पत्र देना है 25 जून को जो तिथि निर्धारित है। अब कैसे इन बचे हुए 20 दिन, मैं 20 दिन ही कहूँगा, परीक्षा से 1-2 दिन पहले की तैयारी को हम वापस पुनरावृत्ति के तौर पर देखेंगे, लेकिन जो 20 दिन है, इन 20 दिन में किस प्रकार हम पढ़े हुए पूरे के पूरे विषय को फिर से एक बार तरोताजा कर लें। लीजिए, आज मैं आप लोगों को पहले तो शुरुआत में ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से हम लोगों को जो प्रश्न पत्र 2020 का इस बार का जो हिंदी साहित्य का होगा उसको किस प्रकार से पढ़ना है, कौन कौन से प्रश्न कितने कितने अंक के आपके इस प्रश्न पत्र में आते हैं। वर्ष पर्यंत हम लोगों ने जो पढ़ रखा है उसी को एक बार छोटे से रूप में आप मेरे साथ देखिए। हमारा जो प्रश्न पत्र है वो है 80 अंक का। कुल जो अंक है वो 80 अंक है। इस 80 अंक को प्रश्न पत्र में 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला होता है भाग अ। भाग अ का जो संबंध होता है वह होता है हिंदी साहित्य का इतिहास से। आपके एक पाठ्यपुस्तक है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। उस हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास में से भी एक ही भाग हमारे सिलेबस में है और वो है आधुनिक काल। इस पाठ्यपुस्तक के अंक भार है वो है 16 अंक। हम कह सकते हैं कि यह जो इकाई है भाग अ, इसमें 16 अंक के प्रश्न हम लोगों से पूछे जाएंगे। अब इन जो 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे इनको 4 प्रश्नों में विभाजित किया गया है। प्रश्न क्रमांक 1 से 4। आपके प्रश्न पत्र के जो प्रश्न क्रमांक 1 से 4 होंगे उनको 4-4 अंकों में विभाजित करके 16 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। हम चर्चा करेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पहले पूछ लिए गए हैं, कौन कौन से प्रश्नों को इस बार पूछा जा सकता है, सारी चर्चा होगी। देखते हैं भाग अ के बाद भाग ब। भाग ब का जो संबंध है वो है काव्य शास्त्र से। बिना समय खराब किए आप लोगों को बता दूं, काव्य शास्त्र में हमारे 4 बिंदु पाठ्यक्रम में शामिल है। 4 बिंदु कौन कौन से हैं? पहला जो बिंदु है वो है काव्य गुण, दूसरा है काव्य दोष, तीसरा है छंद प्रकरण और चौथा है वो है अलंकार। इस प्रकार से 4 भागों में इस इकाई को बांटा गया है। अब कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे? काव्य गुण से संबंधित आपके 1 अंक का प्रश्न आएगा। काव्य दोष से संबंधित भी 1 अंक का प्रश्न आएगा।
छंद से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। छंद विषय संबंधित 2 प्रश्न आएंगे, 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको हमें 3 × 2 6 अंक, और सर्वाधिक अंकों के इस प्रकरण के अंतर्गत हमारे काव्य शास्त्र में आते हैं अलंकार। अलंकार के 2 प्रश्न आएंगे 4-4 अंक के। 8 अंक के प्रश्न आप लोगों को पूछे जाएंगे। इस प्रकार से ये 4 भागों में विभाजित इकाई है और इसको हम भाग ब के अंतर्गत पढ़ेंगे। 16 और 16 32 अंक हो गए। 16 अंक का तो हमारे हो गया भाग अ, और 16 अंक ये चारों मिलाकर के हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हो गया काव्य शास्त्र भी 16 अंक का, ये हो गए 32 अंक। अब हम देखेंगे भाग स में क्या आता है और भाग द में क्या आता है। बात करते हैं भाग स की। प्रश्न पत्र के भाग स का संबंध है हमारी पाठ्य पुस्तक सरयू से। सरयू पाठ्य पुस्तक का जो अंक भार है वो है 32 अंक। आपके प्रश्न पत्र के अंदर आने वाले कितने प्रश्नों पर हमने चर्चा कर ली है भाग अ और ब में। भाग अ के अंदर आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित, प्रश्न क्रमांक 1 से 4। 5वां प्रश्न आपके आएगा काव्य गुण का, 6ठा आएगा काव्य दोष का, 7वां और 8वां प्रश्न आएगा आपके छंद से संबंधित, 9वां और 10वां प्रश्न आएगा आपके अलंकार प्रकरण से संबंधित। कुल मिलाकर 10 प्रश्न जो है उस पर हम लोगों ने बात कर ली। 11वां जो प्रश्न आता है आपके प्रश्न पत्र में वो आती है गद्यांश की व्याख्या। गद्यांश की व्याख्या, तो यहां से प्रश्न क्रमांक 11 की शुरुआत होती है। हम प्रश्न क्रमांक पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, हमें यह देखना है कि हमें कौन कौन से प्रश्न किस किस अंक भार के पूछे जाएंगे। आपकी जो व्याख्या आएगी, गद्य की व्याख्या, यह गद्य की व्याख्या आएगी 3 अंकों की, और एक व्याख्या आएगी पद्य की। ये जो पद्य की व्याख्या आएगी ये भी आएगी 3 अंक की। आपके पाठ्यक्रम में सरयू पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत 12 पाठ पद्य में है और 10 पाठ जो है वो गद्य भाग के अंतर्गत है। विविध विधाएं गद्य की है। पद्य के अंदर भी अलग अलग प्रकार से छंद है, अलग अलग छंद मुक्त रचनाएं हैं। प्राचीन खंड है 6 पाठ का, 6 पाठ का नवीन खंड है, आधुनिक काल के कुछ कवि है आपके पाठ्यक्रम में। इस प्रकार से हमारे जो पद्य और गद्य की जो व्याख्या आती है वो 3-3 अंक की आएगी। ये प्रश्न क्रमांक 11 होगा, ये प्रश्न क्रमांक 12 होगा। ये है प्रश्न क्रमांक। अब ये तो बात हो गई व्याख्या से संबंधित। अब ये व्याख्या आएगी, ये भी सरयू पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। अब बात करते हैं 13वें प्रश्न से। 13वें प्रश्न से शुरुआत होती है प्रश्नों की। हमें कौन कौन से पाठ के पीछे आने वाले प्रश्नों को, पाठ के मध्य से बनने वाले प्रश्नों को, उन सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। देखिए हमारा जो ये पैटर्न जो है प्रश्न पत्र का, जो ये पैटर्न है, ये शुरू हुआ है 2018 बोर्ड की परीक्षा से। उससे पहले अलग एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम चल रहा था। मानव शिक्षा बोर्ड का जो ये पाठ्यक्रम है 2018 से जो शुरुआत हुई है इस पैटर्न की, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछ लिए गए हैं 2018 में, 2019 में, और अब 2020 की दृष्टि से कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, हम सारे एक श्रृंखला के माध्यम से अलग अलग वीडियो में इन सभी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रश्न आते कितने कितने अंक भार के हैं वो देखते हैं। देखिए अब 13वें प्रश्न से प्रश्नों की शुरुआत होती है। तो आप देखिए 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा आपको गद्य में से, यह आएगा गद्य में से, और यह अथवा में होगा। 3-3 नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यह भी गद्य में से, और यह अथवा में नहीं होगा, यह सिंगल ही होगा। कितने प्रश्न हो गए, 1 ये 2 ये हो गए 6 नंबर के, ये 4 अंक का, और एक 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, यह भी गद्य में से, यह भी अथवा में नहीं होगा, यह 2 अंक का हो गया। कुल मिला के प्रश्न कितने हो गए, 4 और 6 और 2 मतलब 12 अंक। ये 12 अंक का है टोटल गद्य।
गद्य भाग में से 12 अंक के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। ठीक वैसे ही मैं आप दोबारा यहां लिखूंगा नहीं, ठीक वैसे ही ये चीज जो हो जाएगी वो हो जाएगी पद्य में। ऐसे कैसे? यहां गद्य की जगह पद्य कर देता हूं ताकि आपका समय खराब ना हो। पद्य में भी ठीक वही स्थिति रहेगी। 4 नंबर का एक प्रश्न पद्यांश में से पूछा जाएगा, मतलब पद्य पाठों में से 4 नंबर का एक प्रश्न, वो भी अथवा में होगा। और 3-3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी पद्य भाग में से। और 2 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी पद्य भाग में से। इस प्रकार से पद्य भाग भी 12 अंक का हो गया। तो 12 और 12 24 अंक तो हो गए प्रश्नों के, और 6 अंक, ये 6 अंक हो गए, 24 और 6 हो गए 30। अब बचे 2 अंक, क्योंकि हमने सरयू पाठ्य पुस्तक का टोटल जो अंक बार है कुल वो बताया 32 अंक। तो 2 अंक का क्या आएगा? 2 अंक का जो एक प्रश्न आएगा वो आएगा कवि या लेखक का परिचय। किसी भी एक कवि या लेखक का परिचय, वो अथवा में आता है। अमूमन ये देखने को मिल रहा है जो 2018 और 2019 में पूछा गया है, क्योंकि हमारे पास में मॉडल रूप में वही प्रश्न पत्र है। उसमें एक कवि आता है और एक लेखक आता है। जो इस बार महत्वपूर्ण बनेंगे, हम उन 4 लोगों को छोड़ देंगे जो 2018 में 2 पूछ लिए गए, 2019 में 2 पूछ लिए गए। उन 4 लोगों को छोड़ देंगे तो भी हमारे पास में 18 लोग बचेंगे, 18 कवि बच जाएंगे। इसलिए उनमें से कौन कौन से, 18 में से भी कौन कौन से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, कम समय में हम किन को ज्यादा पढ़ें, उन सभी विषयों पर भी चर्चा होगी। यह था 32 अंक का भाग स। अब हम बात करेंगे भाग द की। देखते हैं भाग द। आपके प्रश्न पत्र में भाग द का जो संबंध है वो है पाठ्य पुस्तक मंदाकिनी से। मंदाकिनी पाठ्य पुस्तक, और इसका अंक भार भी है 16। एक बड़ी गजब की बात है, हर चीज 16 अंक में है। कैसे? पहली इकाई 16 अंक की, दूसरी इकाई भी 16 अंक की, भाग अ और भाग ब। भाग स देखा, वो भी 16 का। कैसे? 16 × 2 32। और चौथी जो इकाई है भाग द, वो भी 16 अंक का है। और मंदाकिनी में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे इस पाठ्य पुस्तक में से। आपके ये जो पूरक पाठ्य पुस्तक है, सरयू मुख्य पाठ्य पुस्तक है 32 अंक की, और ये पूरक पाठ्य पुस्तक है 16 अंक की। इनमें से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आएगा 4 अंक का, एक आएगा 3 अंक का, 3 अंक 3। इस प्रकार से 5 प्रश्न हो गए। ये 5 प्रश्न हो गए। अब एक चीज मैंने बताई थी, जो 4 अंक का प्रश्न आएगा वो अथवा में आएगा, और बाकी वाले सिंगल ही पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के मंदाकिनी जो पाठ्य पुस्तक है, इसका अंक भार हो गया 16। इस प्रकार से आपके प्रश्न पत्र का पूरा डायग्राम मैंने आपके सामने रख दिया है कि कौन कौन सी चीज कितने कितने अंक की आएगी। अब इस चीज को देखते हैं कि किस इकाई में से कौन सी चीज कितने अंक की आएगी, वो तो हम लोगों ने देख ली। 80 अंकों के प्रश्न पत्र का विभाजन देखने के बाद अब हम विधिवत रूप से देखते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग इकाई में कौन कौन से प्रश्न 2018, 2019 की परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं, और इस बार किन किन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोगों को ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। इन सारी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं एक बार पुनः उन सभी विद्यार्थियों को जो इस चैनल पर नए हैं, जो आज ही इस चैनल से जुड़े हैं, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको आप क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन को दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, ताकि समय समय पर साहित्य सेतु के माध्यम से डाले जाने वाले जितने भी नए वीडियो हैं उनकी अपडेट, उनका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। इसलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लीजिए बढ़ते हैं आगे। हम भाग अ हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े हुए प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, लेकिन बाद के वीडियो में। आज हम एक छोटी सी चर्चा करते हैं भाग स, काव्य शास्त्र से शुरुआत करते हैं। काव्य शास्त्र से जुड़े हुए जो 4 बिंदु है, काव्य गुण, काव्य दोष, छंद और अलंकार प्रकरण, और उनमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से बनते हैं, किस प्रकार से आपको इस वीडियो को देखने के बाद में अलग से कहीं से याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रयास हम लोग करते हैं।
शुरुआत करते हैं काव्य गुण नामक प्रकरण से। काव्य गुण से संबंधित दो प्रश्न, एक प्रश्न 2018 में और एक प्रश्न 2019 में पूछ लिया गया है। काव्य गुण से संबंधित 2018 के अंदर जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए मैं वापस बता दूं, हम भाग ब की चर्चा कर रहे हैं, 16 अंक का जो है और काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो इस पूरे प्रकरण पर हम चर्चा करेंगे। यहां 2018 में काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया था। 10 शब्द सीमा होती है इसकी, 10 शब्दों में उत्तर देना है। बहुत छोटा सा प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न का उत्तर लिखना था। हम चर्चा करेंगे पूरी। बात करते हैं 2019 में प्रश्न पूछा गया था ओज गुण से संबंधित। सीधा ही प्रश्न आया था कि ओज गुण की परिभाषा लिखिए। ये दो प्रश्न अब तक इस प्रकरण से संबंधित पूछे गए हैं। कई बार हम कुछ चीजों को इसलिए ध्यान से नहीं पढ़ते, एक नंबर की तो बात है, कर लूंगा, इस चक्कर में हम लोग पढ़ते ही नहीं हैं। बहुत सरल सा प्रकरण है। एक एक अंक हमारा भविष्य निर्धारण करता है। एक अंक कम आ जाए तो 59% पर आदमी अटक जाता है, उसको कोई 60% या फर्स्ट डिवीजन नहीं कहता। इसलिए एक एक अंक महत्वपूर्ण है। ध्यान से हम इस प्रकरण को पढ़ेंगे। देखिए ये आपके सामने है, दो प्रश्न है। 2018 में एक प्रश्न पूछा गया, 2019 में यह प्रश्न पूछा गया। अब हमारे सामने एक मॉडल प्रश्न पत्र आ गया कि किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि 3-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं इस प्रकरण में से, और उन 3-4 प्रश्नों पर अगर हम ध्यान दे दें तो हमारा वही प्रश्न पत्र में आने की पूरी उसमें संभावना रहती है। देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार इस पूरे प्रकरण को पढ़ रहे हैं। अब आप हेडिंग लगा दीजिएगा काव्य गुण। सर्वप्रथम तो प्रश्न बन सकता है आपके सीधा साधा, काव्य गुण किसे कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं, अगर बोर्ड के प्रश्न पत्र में इस बार यह प्रश्न आ जाए कि काव्य गुण किसे कहते हैं, एक पंक्ति में आपको प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है। मैं प्रश्न लिखवा रहा हूं। पहले तो यहां पर प्रश्न है काव्य गुण की परिभाषा लिखिए। अब इस प्रश्न को कैसे करना है मैं पहले आपको बता दूं। हिंदी काव्य शास्त्र का जितना भी स्रोत है वो है संस्कृत काव्य शास्त्र। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलग अलग विद्वानों ने काव्य गुण की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, अलग अलग भेद बताए हैं। लेकिन काव्य गुण संप्रदाय को रीति संप्रदाय भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, गुण संप्रदाय को रीति संप्रदाय भी कहते हैं। रीति कह दीजिए या गुण कह दीजिए, एक ही बात है दोनों, रीति संप्रदाय या गुण संप्रदाय। इस संप्रदाय के जनक है आचार्य वामन। तो क्यों नहीं हम आचार्य वामन की ही परिभाषा लिखें। हमें एक सर्वोत्तम उत्तर देना है। जब ऐसा प्रश्न आ गया काव्य गुण की परिभाषा लिखिए, तो आप उत्तर में लिखें, सबसे पहले देखिए काव्य शोभाया अर्थात क्या लिखा हमने, देखिए सबसे पहले हमने लिखा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा। काव्य की शोभा करने वाले धर्मों को गुण कहते हैं। बस इतना ही लिखना है।
आप हिंदी में ही लिखें। मैंने संस्कृत की परिभाषा आपको इसलिए लिखवाई क्योंकि एक जानकारी, एक मुकम्मल ज्ञान आप लोगों को होना जरूरी है। आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर गुण क्या है, गुण संप्रदाय क्या है। अलग अलग संप्रदाय अलग अलग मतों को लेकर के चले थे। अलंकार संप्रदाय, गुण संप्रदाय, रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग जनक थे। इसी तरह से एक संप्रदाय था गुण या रीति संप्रदाय। वो उस संप्रदाय के जो जनक हैं वो है आचार्य वामन, और हमने आचार्य वामन की दी हुई परिभाषा ही अगर लिख दी तो बोर्ड इससे बेस्ट उत्तर तो क्या चाहेगा। इसलिए आप लिखें काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, या आप हिंदी में ही लिख दें नीचे काव्य की शोभा करने वाले धर्म गुण कहलाते हैं। बस इतना ही प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न के इतने उत्तर में आपको पूरा 1 अंक मिल जाता है। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब हम लोगों को यह देखना है, प्रश्न अगर पूछ लिया गया, नया प्रश्न पूछ लिया गया था कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, उस पर चर्चा कर लेते हैं। काव्य गुण के प्रकार, ये जो 2018 में प्रश्न पूछा था काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं। सीधा प्रश्न का उत्तर लिखना था कि काव्य गुणों के 3 भेद होते हैं। बहुत सारी चीजें मैं बोल रहा हूं, लिखूंगा नहीं। काव्य गुण के 3 भेद होते हैं, या काव्य गुणों के सर्वमान्य 3 भेद है। कौन कौन से 3 भेद हैं, नाम लिखना था सीधा। माधुर्य गुण, ओज गुण, और तीसरा प्रसाद गुण। ये 3 भेद है। कौन कौन से 3 भेद है? माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। इतना प्रश्न पूछा काव्य गुणों के प्रकार का कि काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। ज्यादा लिखना ही नहीं है। काव्य गुण 3 प्रकार के होते हैं, नाम लिख दिए, माधुर्य गुण, ओज गुण, प्रसाद गुण। हो सकता है प्रश्न वापस पूछ लिया जाए, 2018 में पूछा गया। अब इससे आगे प्रश्न पूछा जाए कि माधुर्य गुण किसे कहते हैं, परिभाषा माधुर्य गुण की पूछी जा सकती है। फिर प्रश्न का और स्तर बढ़े, माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। क्योंकि आपको एक पंक्ति का ही प्रश्न पूछना है तो प्रश्नों के यही प्रकार बनते हैं। ठीक वैसे ही ओज गुण की परिभाषा लिखिए, या प्रश्न पूछेंगे ओज गुण का एक उदाहरण दीजिए, या प्रश्न पूछेंगे प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए, या प्रसाद गुण का। ओज गुण जो है वो 2019 के अंदर पूछा गया है, पिछले साल ही 2019 की परीक्षा में ये पूछ लिया गया है। इसकी संभावना कम है। अब इस बार महत्वपूर्ण बनता है माधुर्य गुण और प्रसाद गुण का प्रश्न आना, और या सीधा प्रश्न जो मैं आपको कह रहा हूं काव्य गुण की परिभाषा लिखिए। ये 3 प्रश्न जो है इस बार महत्वपूर्ण है। या तो काव्य गुण की परिभाषा लिखिए, या माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए, या फिर प्रसाद गुण की परिभाषा लिखिए, या माधुर्य गुण या प्रसाद गुण में से किसी एक का उदाहरण। ये इतने प्रश्न आपको 1 अंक दिलवा देंगे। अब इसके लिए क्या करें, हम छोटी छोटी परिभाषाएं माधुर्य गुण की, ओज गुण की और प्रसाद गुण की ये भी देख लेते हैं ताकि प्रकरण पूरी तरह से समाप्त हो जाए। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे नंबर 1 माधुर्य गुण। छोटी सी परिभाषा लिखनी है हम लोगों को। जिस रचना में अनुनासिक वर्णों की प्रधानता हो तथा टकार या डकार युक्त शब्दों का निषेध हो, ऐसी चित्त को आनंदित कर देने वाली
रचना में माधुर्य गुण पाया जाता है। अब कई लोगों ने सोचा होगा कि जब 10 शब्दों में लिखना है तो फिर इतना क्यों? 10 शब्द की शब्द सीमा है कि 10 से कम में नहीं लिखना है। अब हमने अगर इसको पूरा विस्तार से अगर अच्छी तरह से समझा दिया तो कोई गलती नहीं की, आपके अंक कटेंगे नहीं। आपको, मैं स्वयं एक अगर बोर्ड का एग्जामिनर हूं तो मुझे इस बात की जानकारी है कि अगर एग्जामिनर को लगता है, परीक्षक को लगता है कि आपने पूरा सही सटीक उत्तर लिखा है तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। इस डर में हम नहीं रहना है। ये परिभाषा हो गई माधुर्य गुण किसे कहते हैं। परिभाषा का और विस्तार दिया जा सकता है। आपको मन में कौन कौन सी बातें रखनी है वो आप सुन लीजिए। हिंदी में किसी भी प्रश्न का उत्तर हूबहू रटा नहीं जा सकता। ये बात मैंने बहुत बार आप लोगों को कही है, आज फिर आप लोगों से ये कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि आप ये परिभाषा लिखें। आप लिखेंगे ऐसी रचना जिसको सुन करके चित्त में आनंद ही पैदा हो जाए, चित्त आनंदित हो जाए। अनुस्वार युक्त वर्णों की वहां अधिकता होगी, संयुक्त वर्णों का वहां निषेध होगा। टकार डकार रेफ युक्त वर्ण, एक शब्द आता है रेफ युक्त। रेफ युक्त मतलब जिसमें र की प्रधानता ना हो, ये सब चीजें नहीं हो। देखो, हमें ध्यान रखना है कौन कौन चीजें होगी और कौन कौन सी चीजें नहीं होगी। लेकिन एक सार गर्भित चीज है तो फिर आप इतनी चीज लिख दीजिए और हमारा काम हो जाएगा। अब एक उदाहरण, एक की एग्जाम्पल हम लोग याद करते हैं जिसको अगर परीक्षा में पूछा जाए सीधा ही कि माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण लिखते हैं। लिखते हैं इस प्रकार से एक सुंदर सा उदाहरण। कंकिनी किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। भगवान राम का जो पुष्प वाटिका प्रसंग है वहां से बड़ा सुंदर सा उदाहरण लिखा है तुलसीदास जी ने। हमें न तो उदाहरण की व्याख्या करनी है न इसका विस्तार करके समझाना है, आपको एक उदाहरण इतना सटीक सा याद रखना है जिसमें देखो हमने यही उदाहरण क्यों लिया, क्योंकि यहां पर आप देखिए अनुस्वार युक्त वर्ण आ गए हैं, पंचम वर्ण आ गए हैं, न वर्णों की प्रधानता है। कितनी बार आप देखिए पंचम वर्ण बहुत बार आएंगे, बहुत बार। देखिए अनुस्वार युक्त वर्ण है, बहुत सारी चीजें ऐसी है। कुल मिलाकर के मैं पुनः एक बार आपको समझा दूं कि आप लोगों को जितनी चीज पूछी है उतनी ही लिखनी है। आपको अगर माधुर्य गुण की परिभाषा पूछी है, माधुर्य गुण की परिभाषा लिखिए। आपको अगर ओज गुण की परिभाषा पूछी है, आप ओज गुण की परिभाषा लिखिए। प्रसाद गुण की परिभाषा ही पूछिए, परिभाषा ही लिखिए, उदाहरण मत दीजिए। उदाहरण ही पूछा है तो खाली उदाहरण लिखिए, क्योंकि एक अंक का ही प्रश्न है। चलिए अब माधुर्य गुण को छोड़ते हैं। एक की एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया है, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं। आपको एक अलग वीडियो में मैं तरह तरह के उदाहरण ही लिखवाऊंगा खाली, जिसमें हम माधुर्य गुण के, ओज गुण के और प्रसाद गुण के सिर्फ उदाहरण 8-10 उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा। उसमें से जो आपको सरल लगे वो उदाहरण आप लोगों को याद कर लेना है। अभी हम बात करते हैं माधुर्य गुण के बाद 2 नंबर पर देखते हैं ओज गुण। ओज गुण की क्या परिभाषा है? ठीक विपरीत परिभाषा लिखिए आप, माधुर्य गुण से ठीक विपरीत। हम ओज गुण पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ओज गुण पिछली बार ही पूछा है, लेकिन सारी जानकारी हमारे पास में हो, एक पूरे नोट्स हमारे बने, इसलिए हम ओज गुण को भी पढ़ रहे हैं। वरना इस बार के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है ज्यादा। ओज गुण की क्या परिभाषा लिखनी है? जिस रचना में, मैं पहले ही बता चुका हूं ये ठीक विपरीत परिभाषा है, आप उल्टा लिख दीजिए। माधुर्य गुण की परिभाषा याद कीजिए और ओज गुण को उससे उल्टा लिख दीजिए। कैसे? जिस रचना में टकार डकार संयुक्त वर्णों रेफ युक्त वर्णों की प्रधानता हो और पढ़ते ही
हृदय उत्तेजित हो उठे, वह रचना ओज गुण प्रधान होती है। ये तो एक परिभाषा है। अब आप लोगों को समझना है टकार डकार क्या है। हमने अभी इतनी देर बात की ट वर्ग, ट ठ ड ढ, डकार उसमें आ जाता है ट और ड। ये कठोर वर्ण होते हैं। आप ये लिख सकते हैं, परिभाषा देखो बदलते हैं। मैं हर बार परिभाषा लिखाऊंगा, हर बार अलग होगी। टकार डकार युक्त वर्ण या कह दीजिए संयुक्त वर्ण या कठोर वर्ण। आप लिख दीजिए कठोर वर्ण युक्त रचना जिसको पढ़ते ही हृदय उत्तेजित हो जाए, चित्त का विस्तार हो जाए, ऐसी रचना ओज गुण प्रधान रचना कहलाती है। अब बड़ा एक सुंदर सा उदाहरण लिखते हैं, एक पंक्ति का ही उदाहरण लिखेंगे हम लोग। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। जयशंकर प्रसाद जी की रचना है ये। एक पंक्ति लिख दी जिसमें आधे अक्षर भी आ गए, र भी आ गया, सब कुछ आ गया। एक की एग्जाम्पल है, इसको आप याद कर लीजिएगा, बड़ा आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो। वो आगे रचना जितनी पढ़ते जाते हैं ना, वीरता के भाव। और एक बात और लिख सकते हैं हम साथ में, हम लोगों की जानकारी होना चाहिए वीर रौद्र भयानक ऐसे जो कठोर रस होते हैं, उन कठोर रसों में ओज गुण की प्रधानता पाई जाती है। देखते हैं प्रसाद गुण, तीसरा और अंतिम। सीधी परिभाषा देखते हैं, ऐसी रचना जिसको पढ़ते ही अर्थ हृदय में तुरंत व्याप्त हो जाए, वहाँ प्रसाद गुण पाया जाता है। हम कह सकते हैं सरल रचनाएं। अक्सर ऐसी रचनाएं नीति या भक्ति में होती है, उन संदेश को देने के लिए होती है जिसको पाठक को घुमा फिरा के कुछ समझाना नहीं होता, सीधा सीधा अर्थ समझ में आ जाए। स्वच्छ जल के समान इसकी कुछ विशेषताएं होती है, सहसेव स्वच्छ जलवत, और शुष्क ईंधन अग्निवत। जिस प्रकार से सूखी लकड़ी में तुरंत आग व्याप्त हो जाती है, ठीक वैसे ही यह गुण जहां पाया जाता है, वो रचनाएं तुरंत ही पाठक के हृदय में व्याप्त हो जाती है, समझ में आ जाती है। कैसे? उदाहरण देखते हैं। मैं एक सीधा साधा सरल सा उदाहरण आप लोगों को लिखाऊंगा, और मैं उदाहरण वो लिखवा रहा हूं जो आपके एक पंथ दो काज आगे भी काम आएंगे। इन उदाहरणों को आप यहां याद कर लेंगे, आपको छंद में भी वो काम आ जाएंगे, अलंकार में भी काम आ जाएंगे। उदाहरण याद कीजिए। हे प्रभु, आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बस एक पंक्ति लिख देंगे तो भी उदाहरण हो जाएगा, लेकिन दो पंक्तियां याद कर लेते हैं तो प्रार्थना है आसानी से हमें याद हो जाती है।
कुल मिलाकर के काव्य गुण से संबंधित जितनी बातें हम लोगों को देखनी, समझनी और याद करनी है, इससे बाहर कोई प्रश्न आप लोगों को परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। या तो माधुर्य गुण की परिभाषा या माधुर्य गुण का उदाहरण, प्रसाद गुण की परिभाषा या प्रसाद गुण का उदाहरण, या फिर आपके सीधा ही काव्य गुण किसे कहते हैं, काव्य गुण कितने प्रकार के होते हैं। ऐसे ही प्रश्नों से आप लोगों को इस बार सामना करना पड़ेगा। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से काव्य दोष से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। विविध काव्य दोषों के एक एक उदाहरण आप लोगों को लिखवाएंगे। लेकिन जाते जाते फिर से एक रिक्वेस्ट करते जा रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समय पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, हम किसी भी ज्ञान की इस धारा में बहने से वंचित न रह सकें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।